डियर आईएससी क्लास 12th स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारा फिजिक्स लेक्चर जब लास्ट में हुआ था तब टॉपिक चल रहा था रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग फिजिक्स में ही अगला लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर भी आना था, वैन था फैक्टर, और मैथ्स में भी मैंने पूछा था। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इंटीग्रल से मुझे अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी डिले चल रहे हैं सिलेबस में, और ज़्यादा डिले में नहीं करना चाहता। ठीक है, हाफ ईयरली तक ताकि हमारा सब कुछ रैप अप हो जाए। ठीक, ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी। तो आज तो फिजिक्स का लेक्चर है ओम्स लॉ के ऊपर, जिसका अपडेट कल एक शॉर्ट्स एआई जनरेटेड वीडियो के थ्रू मैंने तुम्हें दिया था। ठीक है, तो हम लोग ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी मुझे तो लग रहा है भाई ठीक आ रही है, बाकी तुम बताना। इधर जो भी मैं लिख रहा हूँ इस पर ध्यान मत देना, ये मेरी एडिटिंग के लिए है। कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ एडिट करने के लिए, इसलिए तुम इस पर ध्यान मत देना। इधर मैं लिख देता हूँ एडिटिंग। बाकी हम लोग मैंने फिर स्टार्ट करते हैं। भाई रजिस्टर तुम भी ओपन कर लो। तो अगर हमें ये सही से समझना है, दैट इज़ ओम्स लॉ, तो कहानी वहीं से कंटिन्यू करनी पड़ेगी। हालांकि मेरा फेस हो सकता है कट रहा हो, तो वो तो मैनेज कर लेना। ओम्स लॉ अगर हमें समझना है तो हमें वहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि उसी के आगे का एक्सटेंशन है ओम्स लॉ। ठीक है, हम लोगों ने वाला लेक्चर कहाँ पर एंड किया था? हम लोगों ने वाला लेक्चर यहाँ पर एंड किया। यहाँ पर हम लोगों ने वाला लेक्चर एंड किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल्स टू करंट। हम लोग उसी के आगे अब कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कहा भाई ध्यान से देखो, इधर आके बोलता हूँ, इधर मेरे फ़ोन का स्पीकर है। ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन था। ठीक, यहाँ पर अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो सेपरेट फार्मूला भी मेरे को पता है। हाँ या ना, हम लोगों ने तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अलग से फार्मूला भी किया ना। अब बोर्ड पर फोकस आया होगा। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो खुद का फार्मूला भी होता है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये जो खुद का फार्मूला होता है, हम लोग अगर इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, हालांकि एक और होता है माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज, वाला मैंने नहीं लिया क्योंकि इसमें वोल्टेज नहीं है। यहाँ पर मैंने इसको ज़बरदस्ती लिया है क्योंकि इसके पीछे मेरा एक मोटिव है, एक मकसद है। ई वी अपॉन एम एल इंटू टाउ एवरेज, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का खुद का फार्मूला होता है। ध्यान दो, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ये जहाँ पर मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है, ये जो है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी जो है, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ पर ये जो वी है, ये वाला जो वी है राइट हैंड साइड पर, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये वाला वी क्या है? ये वाला वी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये दो वी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मैं कहता हूँ जब भी तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखो तो वी मत लिखो, क्योंकि तुम पोटेंशियल डिफरेंस वाले वी से कंफ्यूज हो जाओगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नीचे वी डी लिख दिया करो। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो वी यूज़ ही करना है, तो मैं यहाँ पर भी लिखकर बता देता हूँ कि भाई ये हमारा, ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। बाकी की सारी चीज़ें तुम्हें पता होंगी, नहीं पता है तो अभी मैं जो लेटेस्ट एकदम क्रिस्प फार्मूला लिखूंगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ, यहाँ पर। हम्म, ठीक है, बैकग्राउंड में तुम्हें कुछ नॉइजेस आ रही होंगी, उस पर फोकस मत करना प्लीज़। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सारी वॉइसेस मैं कट कर सकूँ एडिटिंग के दौरान। ठीक है, वही ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे एडिट करके बैकग्राउंड नॉइज में काटूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। गौर से देखो इस फॉर्मूले को, लिखा हुआ है v इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। अब मैं इस फॉर्मूले में तुम्हें एक एक टर्म का मतलब बताता हूँ, और मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ ब्लैक पेन से, ब्लैक मार्कर से मेरा मतलब। और मैं इसको बड़ा करके तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं समझे तो ओम्स लॉ नहीं समझ में आएगा भाई। ओम्स लॉ यहाँ से स्टार्ट होता है, जो लोग बोलते हैं ना वी इज इक्वल्स टू आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर, बिल्कुल गलत है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो,
ठीक है, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। एम ये हमारे पास वो फॉर्मूला है, और अब मैं एक एक टर्म का मतलब लिखता हूँ कि यहाँ पर एम का क्या मतलब है, एल का क्या मतलब है, एन का, टाओ का, ए का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है। ठीक है, जब तक मैं लिख रहा हूँ तो मैं कट लगा दूंगा, तो मैं डायरेक्ट टेक्स्ट दिखाई देगा। तो भाई देखो, मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। वो एम का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है। एल का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर। एन का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब बताती है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैंने पहले एक लेक्चर में बताया हुआ है। ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। टाओ है यहाँ पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। टाओ का मतलब वैसे तो रिलैक्सेशन टाइम होता है, लेकिन ये नॉर्मल वाला टाओ नहीं है, ये रिलैक्सेशन टाइम नहीं है, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। हालांकि मेरे को फॉर्मूले में वहाँ पर टाओ एवरेज लिखना चाहिए, उसके नीचे ए वी जी लिख देना चाहिए, ए वी जी, टाओ एवरेज। लेकिन चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, टाओ लिखा रहने दो, लेकिन तुम ध्यान रखना ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, तभी मैंने वहाँ ब्लू से लिख दिया है, इट इज़ नॉट रिलैक्सेशन टाइम, इट इज़ रादर एवरेज रिलैक्सेशन। दो आई हैव रिटन इट टाउ ओनली। ठीक है, कीप दिस इन माइंड, इट इज़ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, नॉट नॉर्मल रिलैक्सेशन टाइम। ए है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आई है हमारे पास करंट। हमने कहा ठीक है भाई, इतनी चीज़ें तो सही होती हैं। तो अब मैं इस फॉर्मूले को साइड में लिख करके रख देता हूँ, और हम लोग ओम्स लॉ पर बात करते करते धीमे 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 इस फॉर्मूले के साथ रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अपनी ओरिजिनल स्टोरी को, जैसे मैंने स्टोरी बताई थी अपने फर्स्ट लेक्चर में, तुम सबको रिलेट हो गई थी। ठीक है, काफ़ी अच्छा लेक्चर था वो, फर्स्ट लेक्चर था जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्लासिकल स्टोरी जिसमें हम लोगों ने कवर की थी। खैर उसको छोड़ो, इसको मैं साइड में लिखता हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है। उससे हम लोग जब धीमे 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 आगे चलेंगे, तब तुमको इससे सब कुछ रिलेट होने लगेगा। ठीक है, मैं उधर का सब कुछ रफ कर देता हूँ, और इसको मैं लिखा रहने दूंगा, इधर वाले पोर्शन को लिखा रहने दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आ चलो भाई, बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ आ रही, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। तो भाई देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारे पास होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी, और जनरली हम लोग वायर्स लेते हैं। ठीक है, तो एक वायर की या एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो उससे बहने वाले करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करे, रोके, उसको उसके रास्ते में रुकावट बने, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे मैं डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो भाई ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने तुम्हें बता रखा है कि मेरा घर रेलवे स्टेशन के पास है, तो काफ़ी सारी ट्रेन्स की आवाज़ें बैकग्राउंड में सुनाई देती हैं। तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो, मैंने वहाँ पर एक वायर बनाई है ब्लू कलर की। ठीक है, ये वायर है हमारे पास। आई होप मेरी फिंगर सही पॉइंट कर रही हो, ये रही वायर ब्लू कलर की, जिसमें ये देखो ये करंट फ्लो हो रहा है, ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है। तो ये वायर क्या करेगी, अपने अंदर से बहने वाले इस करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करेगी। जैसे मान लो 5 एम्पियर का करंट है, तो वो कोशिश करेगी कि 5 एम्पियर से कम का करंट फ्लो हो, क्योंकि इस वायर के पास बहुत सारे खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इसके रास्ते में रुकावट बनेंगे, करंट को बहने में दिक्कत होगी। यही जो दिक्कत एक मटेरियल क्रिएट करता है, वो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, है ना, जिसकी वजह से वो करंट के रास्ते में बाधा पैदा करता है, रुकावटें पैदा करता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस को कुछ लोग ओम्स लॉ से कंफ्यूज करते हैं। ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बिल्कुल अलग है, ओम्स लॉ बिल्कुल अलग है, हालांकि दोनों का हम लोग जो है, हम लोग रिलेशन बता सकते हैं, इसका ये नहीं मतलब है कि दोनों सेम हो गए। ठीक, रेजिस्टेंस हर समय, रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है। ठीक, रेजिस्टेंस का हर समय एक फार्मूला होता है, वो होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ठीक है, रेजिस्टेंस का हर समय फॉर्मूला होता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। यानी कि अगर हमने एक तार लिया हुआ है, उस तार के अक्रॉस, जैसे ये तार है हमारा, ये हमारा वायर है मान लो। ठीक है, एक काम करता हूँ, ऐसे नहीं बनाता क्योंकि तुम्हारे में एक चैप्टर अभी आगे चल के आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें ये इंडक्टर है, तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं। ये वायर है हमारा, इस वायर के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने जोड़ रखा है, उसको जब हम इसमें बहने वाले करंट से डिवाइड करेंगे, तब जो वैल्यू आती है उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे कि ये वायर है, मैंने इसको
रजिस्टर बना देते हैं ना सीधे, तार में रेजिस्टेंस होता है। वीडियो ऑन है भाई, हाँ पता चले। हाँ सही। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, देखो हमने इस रजिस्टर को कितने वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है, 10 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से। और मान लो करंट इसमें फ्लो हो रहा है जो भी है, मान लो 5 ओम का रजिस्टर था, चलो छोड़ो अभी वो सब मत समझ, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें मान लो हमारे पास 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, जितना हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय जितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, ये तुमने किया होगा क्लास 10th में। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कुछ नहीं होता भाई, रेजिस्टेंस की वाली डेफिनेशन तुमको लिखनी है कि रेजिस्टेंस हमारे पास जो है प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ब्ला 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 ब्ला। और यहाँ नीचे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हर समय होता है वी अपॉन आई। ये मत कहा करो कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ होता है वी इज इक्वल्स टू आई आर। अभी हमने ओम्स लॉ की बात ही नहीं, मैं तो तुम्हें रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, वो मैंने अलग अलग कर लिख कर रख दिया, और यहाँ मैंने तुम्हें बस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया है वी अपॉन आई। ठीक, अब देखो हम लोग इनको कैसे रिलेट करते हैं। देखो हमारे पास दो तरह के कंडक्टर होते हैं, अगर तुमने क्लास 10th ढंग से पढ़ी हो, अगर पढ़ी हो तो हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं ना। ओमिक कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन ओमिक होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। रेजिस्टेंस जो है उसका फॉर्मूला यही रहेगा, ओमिक के लिए भी नॉन ओमिक के लिए भी, वो ओम्स लॉ फॉलो करे या ना करे, रजिस्टर को उससे रेजिस्टेंस को उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इज ऑलवेज वी अपॉन आई, ओमिक हो या नॉन ओमिक हो, इसलिए मैंने बोला रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमेशा यही होता है। ठीक है, अब मैं इसको लिख करके रख लेता हूँ, बाकी चीज़ें रफ कर देता हूँ, और एक फॉर्मूला ये लिख करके रखा हुआ है। अब इन दोनों को हम आपस में रिलेट करेंगे और सच में ओम्स लॉ को समझेंगे। ठीक है भाई, तुम इसको लिख लो, मैं इसकी फ़ोटो ले लूँ ताकि मैं तुम्हें इसको इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकूँ। हमने कहा भाई ध्यान से देखो इन दोनों फार्मूलाज को, एक है वी इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई, आई मीन्स करंट, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। और दूसरा है आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, मैं कैमरा एडजस्ट कर दूँ, बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा तो नहीं दिख रहा। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। हमने कहा भाई इन दोनों को ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, और वो फर्स्ट वाले में तो पोटेंशियल डिफरेंस इधर है और इक्वल के उस तरफ करंट है। हमने कहा अगर हम इस करंट को इस पोटेंशियल डिफरेंस के नीचे ले आए तो जो बनेगा वही तो है रेजिस्टेंस। हमने कहा हाँ, तो हम वो जो फर्स्ट वो जो वन वाला है उसमें ज़रा थोड़ी सी खुरापात करते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी अपनी दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं वन में, ठीक है ध्यान से देखना भाई, तो मैं इसको आर लिख सकता हूँ, आर। ठीक है, आई होप ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मैंने कुछ नहीं किया भाई, वो फर्स्ट वाले में वी इधर था और इक्वल के इधर आई था, हमने कहा भाई वी अपॉन आई तो रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, इस आई को मैं डिनोमिनेटर में ले गया, इक्वल के इधर वी के डिनोमिनेटर में ले गया, ये देखो इन वन आई को डिनोमिनेटर में ले गया, वी अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब एज फ्रॉम टू, क्योंकि टू में लिखा हुआ है, ये रहा टू, टू में लिखा हुआ है कि वी अपॉन आई तो आर होता है, तो टू के हिसाब से वी अपॉन आई आर होता है। हमने कहा अच्छा, तो वन में तो वी अपॉन आई लिखा हुआ है, इसको मैं आर लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो। तो वी अपॉन आई को मैंने आर लिख दिया। अब ये तो यार रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला बन गया, यही तो बताना चाह रहा था कि रेजिस्टेंस हमेशा होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, और उसी हिसाब से रेजिस्टेंस का ये नया फॉर्मूला बन गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ ए। इससे न्यूमेरिकल आते हैं क्या, बिल्कुल आ सकते हैं, मेरे बोर्ड में तो नहीं आए थे भाई, तुम्हारे में बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ ए, एम का मतलब सारे सिंबल का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब ध्यान से देखना, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो चुका है। अब ओम्स लॉ सुनो क्या होता है, और फिर हम लोग इसको अच्छे से रिलेट करेंगे। ओम्स लॉ की डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखो, लिखा हुआ है ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा रिमेन कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर।
वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हालांकि यहाँ पर अगर तुम सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिखते हो तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, इसी मैंने मेरे टेम्परेचर के नीचे ब्लैक से अंडरलाइन कर रखी है, क्योंकि प्रेशर ह्यूमिडिटी का मेरे को काम क्या है, तुम सिर्फ टेम्परेचर लिख दो। ठीक है, और तुम्हारे समझाने के लिए मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि भाई मान लो हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर है ना, हमने कहा हम लोगों ने क्या किया, तार लिया, टेम्परेचर अगल बगल का कांस्टेंट कर दिया, उस तार को एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट करना है, उस तार को बैटरी से लो, बैटरी से कनेक्ट कर दो। बैटरी किसी भी वोल्टेज की ले सकते हो, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तुमने तार लिया, बैटरी ली, तार को बैटरी से कनेक्ट किया, मान लो बैटरी 12 वोल्ट की, ठीक। टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट रखा, तो ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ ये बोलता है कि अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आपने उस वायर को दिया हुआ है, दैट इज़ 12 वोल्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना करंट उस वायर में फ्लो करेगा। हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मतलब, हमने कहा मतलब कि अगर हमारे पास वोल्टेज जो है वो अगर दोगुना किया तुमने तो करंट भी उस तार के अंदर दोगुना हो जाएगा। जैसे 12 वोल्ट पर मान लो करंट उसमें फ्लो हो रहा था 2 एम्पियर, अब तुमने 24 वोल्ट की बैटरी, मतलब वोल्टेज बढ़ा दिया थोड़ा सा, 24 वोल्ट कर दिया, तो 2 एम्पियर से करंट 4 एम्पियर बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई होप तुम समझते हो भाई, बचपन से हम लोग ये चीज़ें करते आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने फिर भी एकदम बेसिक्स बता दिया। वो देखो, V is directly proportional to I, मतलब potential difference is directly proportional to current if and only if and only if temperature remains constant। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा धूप आते हुए इसलिए हमारा बोर्ड चमचमा रहा है भाई, बिल्कुल शाइन कर रहा है। ठीक है, अब ये ओम्स लॉ की डेफिनेशन तुम ध्यान से लिख करके रख लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे को रफ करनी पड़ेंगी भाई, मेरे पास स्पेस नहीं है, और हमें इन दोनों फार्मूलाज को आपस में रिलेट करके भी समझना है। ठीक है, ये चीज़ मैं रफ कर रहा हूँ। आज मुझे काफ़ी सारे, आज तुम सोच रहे होगे भाई आज आप सामने आके क्यों नहीं लेक्चर ले रहे हैं, क्योंकि आज हमें मेरे को बहुत सारे कट्स लगाने पड़ रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्बिंग एटमॉस्फेयर है नेबर्स का। ठीक है, आप कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए मेरे को स्पीकर के पास आकर के यूँ बोलना पड़ रहा है ताकि मैं तुम्हें यहीं से समझा सकूँ, कट लगा कर लिखना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए भाई क्या कर सकता हूँ, चलो मैं सामने ही रफ करता हूँ। ठीक, हमने कहा वो ओम्स लॉ ने मेरे से ये बोला है ना, हमने कहा, और हम लोगों ने जब भी जो फार्मूला लिखा था कि तुम्हारा रेजिस्टेंस का फार्मूला आ चुका है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, रेजिस्टेंस का फार्मूला आ चुका है, अब कोई टेंशन नहीं। अब मैं जरा वो वाला फार्मूला लिखता हूँ तब तुम्हें समझ में आएगा। भाई ये ऊपर वाला नहीं, रेजिस्टेंस के ऊपर वाला V अपॉन आई, एक ही बात है हालांकि। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये मैंने लिखा ML अपॉन एन स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। अब ज़रा तुम सोचो और मेरे को बताओ कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टेम्परेचर बदलने के साथ चेंज हो सकती थी, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो टेम्परेचर बदलो या ना बदलो उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। ध्यान से देखो, हमने कहा भाई देखो M का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, तुम टेम्परेचर बदलो या ना बदलो, भाई इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ी बदलेगा। फिर हमारे पास है L का मतलब होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। हाँ, तुम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ पर असर पड़ सकता है, बट दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। तो एल पर भी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, एम पर भी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर भी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं वो सारी क्वांटिटीज़ लिख देता हूँ जिनको टेम्परेचर, जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पहले से हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अभी टेम्परेचर में चेंज करने वाले हैं, इसलिए मैंने बता दिया ये वाली कुछ कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनको बिल्कुल भी टेम्परेचर से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनको लिख देता हूँ भाई तुम्हारे लिए। ठीक है, तो वो हमारे पास है, हाँ हाँ, वो हमारे पास है ML E और A। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन भाई कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी ज़रूर हैं जिनको टेम्परेचर बढ़ाने पर फ़र्क पड़ेगा। पहले हम लोग टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी ज़रूर हैं जिनको टेम्परेचर बढ़ाने पर फ़र्क पड़ेगा, और वो दो क्वांटिटीज़ हैं, ये दोनों, ये, ठीक है, ये दोनों हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ये दो क्वांटिटीज़ हैं भाई, एन और टाओ। एन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, टाओ यहाँ पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। इसका मतलब पहले मान लो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे,
ठीक है। तो मान लो टेम्परेचर के बढ़ने घटने से इनको फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और मान लो हम एक केस लेते हैं जिसमें हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। कंसीडर 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 ठीक है, कंसीडर कंसीडर वी हैव रेज्ड, ठीक है, द टेम्परेचर। नहीं, अभी क्यों कंसीडर करना, अभी नहीं कंसीडर करना है, रुक जाओ। ओम्स लॉ तुम लोग ऐसे ही समझ लेंगे। ध्यान से देखो, ओम्स लॉ के लिए नहीं, अभी आएगा, वो एक टॉपिक आएगा, उसके लिए मेरे को ये सब कुछ करना पड़ेगा। भाई ये एन और टाउ में क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो टेम्परेचर ने बढ़ाया तो क्या फ़र्क पड़ेगा हमें, मान भाई देखो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 मीटर क्यूब में। जैसे कि अभी मेरे को लगता है कि भाई तुम्हें बना के मेरे को डायग्रामेटिकली दिखाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता हूँ डायग्राम के साथ। जैसे मान लो यहाँ पर एक कंडक्टर है, ठीक है? इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में देखो ट्रेन आते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले ही अपोलोजाइज़ कर रखा है। ये कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। इसके यूनिट वॉल्यूम में, छोटे से वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब की वॉल्यूम में मान लो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी को बोलते हैं एन, ठीक है। मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है और ये इसका 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम है, 1 मीटर, ठीक है। इस 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन ठूस ठूस के भर रखे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हमने कहा यार टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो इन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अरे बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। तुमने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वो जो मेटल है, वो जो कंडक्टर है हमारे पास, वो जो मेटल है, वो जो कंडक्टर है हमारे पास, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करने लगेगा। ये तो मेटल के पास पहले ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के पास पहले ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तुमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो वो और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए एन बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अगर मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया, है ना, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एन भी बढ़ने लगेगा, ठीक है। और वो जो टाउ होता है भाई, वो तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। वैसे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये तो मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास जब एक इलेक्ट्रॉन दो कर्नल से टकराता है तो बीच का वो जो टाइम लेता है, द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज एक्चुअली कॉल्ड योर रिलैक्सेशन टाइम। ये हमारा अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अगर हमारा इलेक्ट्रॉन और ये कर्नल है, वो इससे टकराया, इलेक्ट्रॉन गया इस कर्नल से टकराया, फिर थक गया, फिर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, फिर इस कर्नल से टकरा गया। तो ये जो उसने टाइम लिया है, ये दो कर्नल्स के बीच का, वो जो उसने दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम लिया, इसको हम लोग बोलते हैं टाउ। ये सारी चीज़ें मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले लेक्चर में बताई हैं, जिन्होंने देखा है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए सीरीज़ वाइज चलो फिजिक्स में। तो रिलैक्सेशन टाइम ये होता है भाई, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी यही होगा, एवरेज ले लो सबका, ठीक है। हमने कहा ये जो टाइम है, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गया इस वाले कर्नल से टकराया और फिर धीमे 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 वो इस वाले कर्नल के पास आता है, लेकिन तुमने टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया कि इलेक्ट्रॉन गया इस कर्नल से टकराया और टेम्परेचर इतना था कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, बिल्कुल एक्साइटमेंट उसके अंदर आ जाएगी। तो जल्दी से गया इस कर्नल से टकराया, जल्दी से गया इस कर्नल से टकराया, तो वो क्या करेगा, जल्दी से गया इस कर्नल से टकराया, जल्दी से गया इस कर्नल से टकराया, तो उसने दो कर्नल्स के बीच में वो जो टकराने का समय था वो कम हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास वो जो टाव है वो कम हो जाता है। हमने कहा यार ये दो लोग जो हैं सारा खेल ख़राब कर रहे हैं। ये अच्छा खासा फार्मूला था, इसमें इतने सारे एम एल ई और ए, ये चार चार ऐसी क्वांटिटीज़ थी जिनको टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये जो दो लोग मनहूस आ गए हैं, एन और टाउ, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर कुल मिलाकर देखो ये लोग ऐसे ऐसे चेंज होते हैं, ठीक है। हमने कहा अरे यार, अगर हम मान लो हमने कहा कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो भाई इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, क्योंकि वो जो एम एल ई और ए है वो तो हमेशा कांस्टेंट है। तुम टेम्परेचर कांस्टेंट करो या ना कांस्टेंट करो, तुम चेंज करो या कांस्टेंट करो, वो हमेशा कांस्टेंट है। तुमने ये डिक्लेयर कर दिया, आज हम ये अनाउंसमेंट करते हैं, आज हम ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। आज हम ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। अब अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तो उससे होगा क्या, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट है। लेकिन ये जो टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज हो जाते थे, अब तो हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, ये भी नहीं चेंज होंगे। तो भाई ये तो चेंज हो नहीं रहे थे, अब ये भी नहीं चेंज हो रहे हैं, तो मतलब सब कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सब कांस्टेंट हो गया। मैं रफ कर रहा हूँ तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट करने की कोशिश की, ठीक है, अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट करने की कोशिश की तो ये सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, यानी एम एल एन डी स्क्वायर टाओ ए
ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। और भाई जब ये सब कांस्टेंट हो जाएगा तो ध्यान से देखना, टेम्परेचर कांस्टेंट होते ही ये सब कांस्टेंट होगा। और जब सब कांस्टेंट हो गया तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि v इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट चीज़ आएगी यहाँ पर, अरे इसका ऐसे मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, जो भी यार खिचड़ी पकेगी वो एक कांस्टेंट नंबर हो, है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कोई कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मैं यहाँ पर कांस्टेंट ही लिख देता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, इंटू आई। तो v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू आई। और तुम्हें पता होगा कि कांस्टेंट अगर मेरे को हटाना है तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ कर सकता हूँ, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तुमने बचपन में देखा होगा ना कि हम लोग कभी भी ऐसे लिखते हैं, अगर a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वल आता है और इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आ जाता था, जैसे मान लो मैंने वहाँ पर k लिख दिया, ऐसे ही होता है ना। हमने कहा ए सॉरी यार, अरे यार, अरे रुको, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ए इक्वल्स टू के, यानी अगर बंदा यहाँ से यहाँ आ सकता है तो उल्टा भी तो जा सकता है। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो इक्वल आएगा और कांस्टेंट आएगा, और अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो क्या नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हो। फिर से तुम इक्वल हटाओ और कांस्टेंट हटाओ तो प्रोपोर्शनलिटी दोबारा आ जाएगी। हमने कहा बिल्कुल। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर यही हुआ है कि यहाँ पर कांस्टेंट था और मल्टीप्लाई और कांस्टेंट था और इक्वल था, इक्वल और कांस्टेंट हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी आ गई। अब क्या ये ओम्स लॉ नहीं है क्या, वो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से, ये देखो और ये देखो, ये ओम्स लॉ नहीं हो, ये ओम्स लॉ नहीं हो गया, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। हमने कहा बिल्कुल सही भाई, क्या बताया है ओम्स लॉ, बिल्कुल ओम्स लॉ भाई वो होता था। मैंने कहा ध्यान से देखो इसमें, तो यहाँ पर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया है। और और क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस तो ये होता है एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए, यहाँ पर ये कांस्टेंट, ये जो चीज़ दिख रही है एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए, ठीक है, ये जो कांस्टेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये रेजिस्टेंस ही तो है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये हो गया ओम्स लॉ हो गया, ठीक है। मैंने कहा कि v इज इक्वल्स एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ है, टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे सब कांस्टेंट हो जाएगा, जब सब कांस्टेंट हो जाएगा तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। और फिर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो फिर तुम यहाँ पर आ जाओगे कांस्टेंट इनटू आई, वो कांस्टेंट और कोई नहीं है, वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कांस्टेंट कौन है, रेजिस्टेंस, आर है, आर, ठीक है। ध्यान से, हमने कहा नहीं समझ में आया, अभी ध्यान से देखो, अभी समझ में आएगा। बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ होते हुए, ठीक है, आइसक्रीम वाले भैया डिस्टर्ब करते हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से देखो, ये एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ है, ये देखो रेजिस्टेंस ही तो है। हमने कहा बिल्कुल सही। तो v इज इक्वल्स टू आर आई आर, अच्छे से लिख देता हूँ, ऐसे तुमने बचपन से किया होगा, v इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, v इज इक्वल्स टू आई आर, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ठीक है। देखो ये आ गया, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये मैंने जो बताया सारी चीज़ें तुम ध्यान रखना, ओम्स लॉ भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन तुम्हें कर दिया, ठीक है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। क्या मैं इसको रफ कर दूँ, ठीक है, 1 सेकंड में सारी चीज़ें रफ हो जाएंगी तो मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ नहीं दिखाई देगा। अब भाई ध्यान से सुनो, तो मैं अगला टॉपिक कवर कर लेता हूँ भाई, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ, बोला कितना अच्छा, दैट इज़ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी तुम्हें रेजिस्टिविटी अगर तुमने 10th में करी हो तो अब हम लोग बड़ी क्लास में आ चुके हैं, आई होप तुम्हें ऐसा लगता हो। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, वो तुमने बचपन में की होगी, नहीं की तो फिर से मैं कमेंट करना या मैं खुद ही करा दूंगा। वो नहीं होता था कि एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर का रेजिस्टेंस ले लो, वो रेजिस्टिविटी है, वो सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती तुमसे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला वो भी नहीं पूछा जाता, उस पर न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं वो, क्योंकि 10th की ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि अब हम लोग एडवांस लेवल चीज़ें देखने वाले हैं। ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया था, ठीक है, वीडियो क्वालिटी की अच्छी आ रही है, अच्छी तो आ रही है भाई। हमने कहा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ चुका था कुछ इस टाइप से, बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कर देना भाई, आइसक्रीम वाले भैया। ये रेजिस्टेंस है एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाओ ए इंटू आई, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसमें, अच्छा इसका एक मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट मैंने तुम्हें बता दी, यूनिट होती है ओम, ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये सिंबल होता है ओम। और
किस पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान से देखो तो एल और ए पर डिपेंड कर रहा है। हमने कहा एल और ए में ऐसी क्या खास बात है, अरे एल और ए हमारे पास कंडक्टर की लेंथ और कंडक्टर का एरिया, यानी कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड करता है। लेंथ और एरिया का क्या मतलब हुआ, अलग अलग भी लिख सकते हो, डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन एरिया। हम कह रहे हैं डायमेंशन बोलो ना, डायमेंशन का मतलब ये होता है उसकी बनावट, ठीक है। तो आर किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंडेंस इसका जो है वो किसके किसके ऊपर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, किसके ऊपर है इसका डिपेंडेंस, पहला डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से तुम देख पा रहे हो। दूसरा, क्योंकि एन और टाउ पर ही डिपेंड कर रहा है, एन और टाउ पर, और एन और टाउ किस पर डिपेंड करते हैं अभी मैंने बताया था भाई, ठीक है, एन और टाउ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। जब ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, और सॉरी ये एन और टाउ पर डिपेंड कर रहा है और एन और टाउ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अरे यार ऐसा नहीं बोल सकते कि ए मान लो, ए ट्रेन ने परेशान कर रखा है, कोई बात नहीं, ए मान लो बी पर डिपेंड करता है और बी सी पर डिपेंड करता है, ए बी पर डिपेंड करता है और बी सी पर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ए बी सी पर डिपेंड करता है। हमने कहा हाँ भाई सही बात है, इसी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। और बताओ, ठीक है, और मेरे को ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, एन है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, मटेरियल, मटेरियल ऑफ, ठीक है, मटेरियल एंड प्रॉपर्टी ऑफ वायर या कंडक्टर। अब हम लोग रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। हमने कहा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, और इस फॉर्मूले में मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है, यार आप वहीं से लिख देता हूँ। इसमें ज़रा इतना पोर्शन ध्यान से देखो, अभी जब मैं ब्लू से लिखने जा रहा हूँ, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, इतना पोर्शन ध्यान से देखो। हमने कहा देख लिया भैया, आप बताओ, अरे यही रेजिस्टिविटी होती है। ये हमारे पास जो है ये होती है अपनी रेजिस्टिविटी, एम अपॉन एनी स्क्वायर। रेजिस्टिविटी का सिंबल ये जो मैंने पी जैसा बनाया ना, टेढ़ा पी, जैसे पी जो है वो बेली डांस कर रहा हो, इसको रो बोलते हैं, रो, ठीक है। डेंसिटी का डेंसिटी बोल रहा हूँ, रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है ये एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, ये इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का। हमने कहा रेजिस्टिविटी को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो रेजिस्टिविटी देखो एल पर नहीं डिपेंड कर रही है, जैसे वहाँ पर एल लिखा था, ये एल पर भी नहीं डिपेंड कर रही है, ए पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी कंडक्टर के डायमेंशन पर नहीं डिपेंड करती। तुम इतना बड़ा कंडक्टर लो, तुम इसका एक टुकड़ा ले लो, ये लो या ये लो, एक ही प्लास्टिक के बने, तो रेजिस्टिविटी जितनी इसकी है भाई उतनी इसकी भी होगी, हमें 10th में बताया जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास जो है वो डिपेंड नहीं करती डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पर, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती। और ये डस्टर भाई, ये हमारे पास किस तरह इस पर नहीं डिपेंड करती है। और तुम ध्यान से अगर तुम देखो तो ये टेम्परेचर पर भी नहीं डिपेंड कर रही है, नहीं नहीं टेम्परेचर पर तो डिपेंड कर रही है, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, एन और टाउ पर डिपेंड कर रही है, और एन और टाउ टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो मैं रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी भी लिख लेता हूँ साथ साथ, ठीक है। मैं काफ़ी सारे कट्स लगाता हूँ ताकि तुम्हें जो है वॉइस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम ध्यान से देखो तो रेजिस्टिविटी ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है और मटेरियल ऑफ वायर पर डिपेंड कर रही है, इसके अलावा किस पर डिपेंड नहीं करती। तो भाई देखो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड ये नहीं करती है। अब हम लोग रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करेंगे और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है उसकी बात करते हैं। देखो भाई ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस हमारे पास कुछ इस प्रकार है, आर इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए इंटू आई, ने कहा, और एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ तो रेजिस्टिविटी हो गया, मतलब इतना पोर्शन तो रेजिस्टिविटी हो गया, यानी रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, इस पूरे को मैं रो लिख सकता हूँ ना, हमने कहा इस पूरे को मैं रो लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो रो एल अपॉन ए हमने इसको लिख सकता हूँ, ये हमारे पास रिलेशन होता है, ठीक है। और मैंने छोटी सी गलती कर दी, वहाँ पे मैंने आई लिखा हुआ है, ठीक है, तुम बहुत देर से कन्फ्यूज हो रहोगे, तो मैं एडिटिंग में इसको ठीक कर दूंगा कि वहाँ पर आई क्यों होगा भाई, रेजिस्टेंस सीधे सीधे एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ है, ये आई नहीं होगा, मेरे आई एम सॉरी, ठीक है, माय बैड, यहाँ पर मेरे को आई हटा देना चाहिए। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर इधर, ठीक है, रो एल अपॉन ए,
तो ये जो तुम देख पा रहे हो ये हमारे पास रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो अगर मैं यहाँ से यूनिट की बात करूँ, रो को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँ तो रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो रो को क्या लिख सकते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आर इंटू ए अपॉन एल रेजिस्टिविटी। ठीक है, यही होती है रेजिस्टिविटी, आर इंटू ए अपॉन एल। तो अगर सबकी अकॉर्डिंगली मैं यूनिट लिख लूँ यहीं से, रेजिस्टेंस हो गया ओ, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ हो गया मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा ओम मीटर। ये हमारे पास जो है ये यूनिट होती है रजिस्टिविटी की। तो भाई तुम इसको नोट कर लो, मैं इसकी फ़ोटो ले लूँ, एक सेकंड में तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देगा और हम लोग नए टॉपिक पर चलेंगे। तो भाई ध्यान से देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ट्रेन की नॉइज़ बैकग्राउंड में आते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करता हूँ, जब तक ये वॉइस आ रही है तब तक मैं लिखने का काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा कि टेम्परेचर का क्या असर होता है, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर और रेजिस्टिविटी के ऊपर, क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स के केस में। अगर कंडक्टर है हमारा और हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर क्या फ़र्क पड़ेगा और उस टेम्परेचर की रेजिस्टिविटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम लोग दो चीज़ें देखने वाले हैं। हमने कहा अच्छा भाई ठीक है, तो मैं पहले ही तुम्हें समराइज़ कर देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली में कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ जाते हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो, क्योंकि अच्छा साइन नहीं है भाई। हम थोड़ी चाहते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाए, तार का रेजिस्टेंस बढ़ जाए ये हम क्यों चाहेंगे, क्योंकि तार का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो और बाधाएं आएंगी, और ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे करंट के रास्ते में, है ना, उसको और मेहनत करनी पड़ेगी करंट को फ्लो होने के लिए। लेकिन हमारे पास कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टिविटी है दोनों इंक्रीज़ हो जाते हैं। वो कैसे इंक्रीज़ होते हैं भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। और हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे। ठीक है, ये देखो, अरे यार पहले ग्राफ नहीं, पहले तो एक्सप्लेनेशन। आर इज इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ के, ये हमारे पास होता है रेजिस्टेंस। हमने कहा हाँ यही होता है रेजिस्टेंस। अब जब भी मेरे पास रेजिस्टेंस होता है मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हमारे पास दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। पहला ये एन, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो एन है। दूसरा ये जो टाउ है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो मान लो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऊपर क्या केस है कि मान लो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने वाला केस है रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने वाला केस है रेजिस्टेंस। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, कंसिडर, मान लो अगर हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया तो क्या होगा, क्योंकि एन और टाउ हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये और ये दोनों क्या है, ये एन और ये टाउ दोनों के दोनों हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, अरे यार थोड़ा हौच पौच हो गया, इसको मैनेज कर लेना। टेम्परेचर अगर मैंने बढ़ाया तो क्या होगा, देखो पहले हम लोग किसकी बात कर लें, पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ क्या होगा। हमने कहा भाई फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोबारा से मेरे को कोई सारी गाथा बतानी है कि हमारे पास कंडक्टर होता है, अगर उसका जो यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टर के पास वैसे ही बहुत सारे फ्री, जैसे मान लो कंडक्टर उसके पास पहले ही बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तुमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो वो और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एन के साथ क्या होगा, एन एन इंक्रीज़ होगा। हमने कहा अच्छा, और टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ के साथ क्या होगा, हमने कहा वो भी देख लेते हैं। तो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टाउ के साथ क्या होगा, मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, है ना, तो टाउ कम होगा। हमने कहा हाँ। यार ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो गई, कंट्रोवर्शियल बात वो इस वजह से हो गई क्योंकि, लग जा, कंट्रोवर्शियल बात इस वजह से हो गई क्योंकि मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, एन जो है वो बढ़ रहा है। जब एन बढ़ रहा है तो एन डिनोमिनेटर में है, एन बढ़ेगा, अगर एन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। हमने कहा हाँ सही बात है। और टाउ अगर घटेगा तो ये भी डिनोमिनेटर में है, अरे तुम्हें ये तो पता है ना भाई, ये पता ये भी ना पता कि हमारे पास अगर फ्रैक्शन होता है और डिनोमिनेटर अगर कम होता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, डिनोमिनेटर अगर ज़्यादा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, और न्यूमरेटर बढ़ता है तो फ्रैक्शन बढ़ता है, ये तुम्हें पता होगा। ठीक है, तो वही मैंने बोला कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर एन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस को कम होना चाहिए, और अगर टाओ टेम्परेचर बढ़ाने पर टाओ घटता है तो रेजिस्टेंस को बढ़ना चाहिए। हमने कहा भाई रेजिस्टेंस खुद ही कंफ्यूज है यार, क्यों बढ़ेगा या घटेगा। आप ध्यान से सुनना, ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ होगी।
ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास जो एन है ये पहले ही बहुत ज़्यादा है। जो एन होता है हमारे पास एन, ये एन हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मैंने तुम्हें पहले ही इसकी वैल्यू बता रखी है कि अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये पहले ही इतना ज़्यादा है यार, 10 की पावर 29, समझ रहे हो ना? इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर क्यूब में, यानी 1 मीटर क्यूब, इतने छोटे से 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन पहले ही बैठे होते हैं। जब इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पहले ही से बैठे हुए हैं, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया और तुम ये क्लेम कर रहे हो कि हम इलेक्ट्रॉन को और बढ़ा देंगे, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि अगर तुम ओशन में जाओ, समुद्र में जाओ, तुम उसमें 1 लोटा पानी एक्स्ट्रा डाल दो, तो लगभग बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह ये पहले ही इतना ज़्यादा है, इसमें तो अगर तुम 2-4 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो भी गए, 2-4 अगर इलेक्ट्रॉन और ऐड हो भी गए टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन ये वाला चेंज बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो ये पहले वाला नहीं होगा, बस दूसरा वाला होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिर्फ ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टाओ कम होगा, और जब टाओ कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हमने कहा भैया अपना रजिस्टिविटी तो बताया नहीं, तो वो भी ध्यान से सुनो। क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। अब भाई रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है रजिस्टिविटी भी क्या होगी? बढ़। ये इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि नो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों क्या होते हैं सर? इंक्रीज होते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं क्या? इंक्रीज। अगर हम इसके ग्राफ आ जाएँ तो अब हम लोग बड़ी क्लास में इतना नहीं पूछा था, लेकिन तरफ कर भी कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाओ या रजिस्टिविटी का, दोनों का सेम ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं वाई एक्सिस पर क्या लिखूंगा? आर या रो, दोनों में सेम। ठीक है, यहाँ वाई एक्स इधर लिख देता हूँ, मैंने तो हाँ। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है, तुम देख पा रहे होगे। आर और रो का टेम्परेचर के साथ यूं ग्राफ बनता है ऐसा। ठीक है, पैराबोला नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। ये कंडक्टर के लिए था, तुम इसकी फ़ोटो लो, मैं भी इसकी फ़ोटो लेता हूँ। सॉरी, तुम इसको नोट करो, फ़ोटो मत देना, नोट करो। मैं इसकी फ़ोटो लेता हूँ ताकि इंस्टाग्राम पर तुम्हें शेयर कर सकूँ। मैंने इसकी फ़ोटो ले ली है। अब हम लोग चलते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है। सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है? ठीक है, क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी बिल्कुल अच्छे आते हुए, कोई बात नहीं। दूसरा है और ये सेमीकंडक्टर्स पर क्या असर होता है। हमने कहा भाई ध्यान से देख, सेमीकंडक्टर में तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। और मोर ओवर हमारे में लास्ट चैप्टर ही है हमारी बुक का सेमीकंडक्टर, तो हम लोग वहाँ पर डिटेल में करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अभी बस तुम लर्न कर लो। ये मैं सोचना भाई ये तो रटवा रहे हैं, नहीं रटवा नहीं रहे हैं, क्योंकि लास्ट चैप्टर ही है भाई। अब उस पर पूरी मैं अभी बात करने लग जाऊँगा तो लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, और वहाँ पर तो करना ही है। ऐसा तो है नहीं वहाँ पहुँच के मैं बोलूँगा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्शन में आधा बता रखा है तो अब मैं नहीं बताऊँगा, फिर वही बातें रिपीट होंगी। तो बस समय कंडेंसर में बचना ध्यान रखो टेम्परेचर बढ़ाने पर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बेसिकली रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों के दोनों डिक्रीज करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में। और ग्राफ भी अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अभी मैं अगर बताना चाहूँ तो इस तरह का होता है। ठीक है, ऐसा, उसका बिल्कुल अपोजिट इस तरह का ग्राफ इसका दिखाई देता है। ठीक है, मैं इसको रफ करूँ, नहीं अभी तो जगह है, इधर मैं बताता हूँ। कुछ हमारे पास ऐसे अलॉयज़ होते हैं, जैसे कॉन्स्टेंटन हो गया, मैंगनीन हो गया। अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम लोग ये वाले अलॉयज़ मीटर ब्रिज में यूज़ करेंगे। इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज में हम लोग जो वायर यूज़ करते हैं वो एक्चुअली में इसी का बना होता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ थर्ड वाला। कुछ ऐसे अलॉयज़ होते हैं, ध्यान से देखो।
हमारे पास कुछ ऐसे एलॉयज होते हैं जैसे कि नाइक्रोम, मैंगनीज और कॉन्स्टेंटन, जिनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम अगर टेम्परेचर को कितना भी बढ़ाना हो, कितना भी घटाना हो, उनका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऐसे मटेरियल के बने होते हैं, मतलब फ़र्क पड़ता है पर दैट इज़ नियरली अनचेंज, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और इसलिए इनका जो ग्राफ बनता है वो फिर इस टाइप का बनता है। ध्यान रखना, हम लोग इन्हीं में से एक मटेरियल को अपने मीटर ब्रिज में यूज़ करेंगे। आगे इसी का टॉपिक है। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ये बहुत हल्का सा होता है ग्राफ उसका ऐसा, क्योंकि बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आज मैं एक्चुअली में पता है कॉपी लेकर आया था कि ये कुछ चीज़ें हैं जो फर्स्ट लेक्चर से मिस हो रही हैं, तो मिस नहीं होनी चाहिए, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अ, हाँ देखो भाई, अच्छा वो लिख करके ले आया मैं। ठीक है, वरना फिर मिस हो जाती और फिर मेरे को आगे फॉरवर्ड करना पड़ता। तो मैं सारी चीज़ें अगर चाहूँ तो मैं रफ़ कर दूँ, ताकि मैं वो एक जो एक टॉपिक मेरा मिस हो चुका है तो हम लोग वो भी कवर कर लेते हैं। तो उसका नाम है मोबिलिटी। जब तक मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स। मैं वीडियो ऑन ही कर लेता हूँ, ऐसे अकेले में लिखते लिखते मज़ा नहीं आती, साथ में लिखते हैं। ठीक है, देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है भाई, काफ़ी सारी गायों की आवाज़ तुम्हें बैकग्राउंड में आते हुए, अब भाई मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए मेरे को वीडियो में फिर कट लगाना पड़ा। कोई बात नहीं है। ड्रिफ्ट मोबिलिटी, उसको म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। और मोबिलिटी पहले तुम यहाँ देखो, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वही अपना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे पास क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो उसकी डेफिनेशन ये लिख कर क्या ना, बोर्ड्स में आईएससी की बात कर रहा हूँ ना, मार्क्स कट जाएंगे। देखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज करियर्स व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। एक चार्ज करियर की क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, समझ में आ रहा नहीं है? अरे अब हमारे पास वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसने देखा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं कि हमारा ये कंडक्टर होता था, हमने कहा हाँ, इस कंडक्टर में बाहर से हमने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं, उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा जिन्होंने एक एक लेक्चर देखा है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट करता है, इधर, क्योंकि इधर सारा पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है, इधर नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है। हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ई एक्सटर्नल, है ना? यही होता है ना, और सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, इधर इधर। तो वही हम बोल रहे हैं कि वो जो तुम ई एक्सटर्नल लगाते हो, इस बार तुम उसकी जो क्वांटिटी है वो 1 रखो। एक टेस्ला, सॉरी टेस्ला तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक मतलब 1, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1 रखो, 1 न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो वही उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम लोग यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज करियर व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कोई टॉपिक अगर और रह गया तो मैं वो भी देख लूँ। ये देख रहे हो राइटिंग तुम, ये राइटिंग देखो। ठीक है, और ओम्स और रेजिस्टेंस मत कंफ्यूज करो, हाँ सारी चीज़ें। और सेमीकंडक्टर, हाँ सेमीकंडक्टर के मैंने एग्जांपल देखो तुम्हें नहीं बताया। ठीक है, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल मैंने तुम्हें नहीं बताया। सेमीकंडक्टर अभी वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान से देख लो। उसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। ठीक है, ये दोनों ज़्यादा होते हैं। ये सारे सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स हैं जो मैंने मिस कर दिया, मेरे को पता था मैं मिस कर जाऊँगा। और काफ़ी सारे लेक्चर से चीज़ें मिस होती हुई आ रही हैं। ठीक है, और भी एक चीज़ है, इसको अब तुम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया। दैट इज़ हमारा डेंसिटी, करंट डेंसिटी। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग इस लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। काफ़ी लेंदी हमारा लेक्चर बन गया है, देखता हूँ मैं इसकी ड्यूरेशन 49 मिनट्स। ठीक है, अभी भी हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, करंट डेंसिटी बचा हुआ है और व्हीट स्टोन ब्रिज, सारी की सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट में बताओ, और कमेंट में ये भी बताओ कि मैथ्स में अब हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, इंटीग्रेशन से स्टार्ट करें, या आईटीएफ से स्टार्ट करें, कि डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करें, या डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करें। मज़ा आएगी, क्योंकि पूरी कैलकुलस यूनिट हम लोग साथ साथ कर रहे होंगे। या फिर मैं अपनी प्रोबेबिलिटी ही कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, कैलकुलस मेरे ख्याल से आप तुम्हें जंप कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी कैलकुलस नहीं किया तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई। सितंबर वेप्टेम्बर आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कमेंट करो, मेरे को बताओ। बाय।
बाय बाय, डू सब्सक्राइब।